हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम फ्रिक्शन टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम फ्रिक्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा अगली वीडियो में हम फ्रिक्शन से न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का माध्यम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ये वीडियो निमी पैटर्न के अनुसार है, जो सीआईटीएस व आईटीआई विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? आप लोग जानते हैं कि कोई भी सतहें आपस में पूरी तरीके से चिकनी नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कुछ न कुछ खुरदुरापन या अनियमितताएं होती हैं, जो साधारण स्पर्श से पता नहीं चलती। ठीक है, आप देखते होंगे कि किसी पदार्थ के एक ब्लॉक को, मान लीजिए एक पदार्थ है, किसी पदार्थ के एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, इनके जो इरेगुलरिटीज हैं, इरेगुलरिटी सभी सतहों में क्या हो, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हैं। तो इन इरेगुलरिटीज के कारण क्या हो जाता है कि निश्चित डिग्री की इंटरलॉकिंग हो जाती है। इनकी जो इरेगुलरिटीज है, इसमें इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जब तक कोई भी बल तब तक निहित होता जब तक कि ब्लॉक को स्थानांतरित न किया जाए। तो इस समय ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्थित है, और यहाँ पर क्या हो गया है कि ब्लॉक इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, अगर इस पर कोई एक बाह्य बल लगाया जाता है, कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो क्या होता है, इस बाह्य बल के विपरीत इस गति अवस्था का क्या करता है, परिवर्तन करता है। इसके विपरीत में एक प्रतिरोधी बल लगता है, जो ब्लॉक की चाल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ब्लॉक के चाल के विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम घर्षण बल के प्रकारों की बात करें तो घर्षण बल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट वन हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मान लो कि ऊपर कोई एक बल लगाया, तो उस बल के विपरीत बल एक लगेगा, ठीक है, जिसका मान इस लगाए गए बल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां से अगर हम बल का मान और बढ़ाएंगे तो इसका मान और बढ़ जाएगा, इसका मान और बढ़ाएंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। बट एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब हम उसका मान बढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा इस अपोजिट फोर्स का मान, यानी इस फ्रिक्शनल फोर्स का मान नहीं बढ़ेगा। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस सीमांत घर्षण। तो आपका एक हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से फोर्स का मान, लगाए गए फोर्स का मान जैसे ही ज्यादा होगा, ये वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी, और इसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा। लेकिन वो फ्रिक्शन क्या होगा, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, देन मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर हम लॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, लॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये देखिए आप, ये क्या है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर नीचे की ओर क्या लगता है, W बराबर mg, यहाँ पर इसके भार के बराबर एक नीचे के ऊपर कार्य करता है ना, तो ये सतह भी क्या करती है, इसके बराबर ही ऊपर की ओर क्या करती है, एक बल लगाती है। ऊपर की ओर क्या करती है, एक बल लगाती है। इसी बल को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बल को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, या अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, या हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो n है, n इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। n इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है, ये क्या है, ये जैसे ही एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जैसे ही वस्तु गतिमान करने वाली ही होती है,
उस समय पर जो फ्रिक्शनल फोर्स का मान होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही फोर्स का मान इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, वस्तु क्या हो जाएगी, गतिमान करना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए ये वस्तु इस ओर गति कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स से हमेशा वस्तु की गति का क्या करेगी, विरोध करेगी, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगती है। देन फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ द कॉन्टेक्टिंग सरफेस। तो ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस जो है, जो ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, इनके नेचर पर डिपेंड करता है। यदि ये ज्यादा रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर ये स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये एरिया से क्या होता है, मुक्त होता है, एरिया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या शेप ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस पर भी इसका क्या करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन हमारे क्या क्या होते हैं, तो आप क्या करते हैं, हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, बिना आप फिसले हुए क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, पुलियों पर रस्सियों और पट्टों का चलना, अगर घर्षण क्लच की बात करें, दीवार पर झुकी सीढ़ी का टिकना, वाहन के पहियों पर ब्रेक लगाकर वाहन को रोकना, तो ये सारे हमारे क्या हैं, फ्रिक्शन के उपयोग है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज की बात हमने कर ली, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि संपर्क में जो सतहें फिसलती हैं उनसे क्या होता है, घर्षण के कारण उसमें टूट फूट होती है। मशीनों की इफिशियंसी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, मशीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका उसमें ठंडा करने के लिए उष्मा उत्पन्न होती है, तो उष्मा को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या उपयोग करना पड़ता है, शीतलक का प्रयोग करने पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, घर्षण को कम करने की विधियां, किस विधियों के द्वारा हम घर्षण को कम करते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है, बाल और रोलर वियरिंग्स का प्रयोग किया जाता है, पॉलिशिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे घर्षण के बारे में थ्योरेटिकल फैक्ट। अब हम बात करते हैं कि घर्षण से संबंधित जो सूत्र है, तो आप लोग जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। की बात करिए तो जरा सा इस फिगर को आप देखिएगा, इट इज द रेशियो बिटवीन द फ्रैक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव बट एट इक्विलिब्रियम। बॉडी मूव करने ही वाली है, तो इस समय जो बल लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसका रेशियो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपान लिमिटिंग फ्रिक्शन अपान नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक बार काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हमारा क्या होता है, स्टैटिक लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू एस से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो म्यू एस इक्वल टू होता है आपका एफ एस, म्यू एस इक्वल टू होता है एफ एस अपान एन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपान नॉर्मल फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। अब यहाँ से अगर आपका है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो एफ एस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन होता है। तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ से म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस अपान एन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपान नॉर्मल फ्रिक्शन। देन अगर हम म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, एफ के। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपान नॉर्मल। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपान नॉर्मल। ठीक है, जनरली क्या होती है, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू के से क्या होती है, बड़ी होती है।
तो ये था हमारा बात किसका, फ्रिक्शन के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल, तो नॉर्मल और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो मान लीजिए ये रिजल्टेंट हमारा आएगा। तो नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, और इसी थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस थीटा इज द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस थीटा इज द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की जरा सा वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए, यहां से अगर हम इसका वेक्टर निकालेंगे, इसके हम घटक निकालेंगे, तो यहां से एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग इक्वल टू हो जाएगा एस साइन थीटा। तो एफ लिमिटिंग इक्वल क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मान लीजिए एस है या रिजल्टेंट मान लीजिए आर है, सपोज करिए एस मान लीजिए, तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां से अगर नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे तो नॉर्मल से इसको हम वियोजित करेंगे तो एन इक्वल टू हो जाएगा एस कास थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ बाई आर करो, एफ बाई आर, एफ बाई आर मीन क्या आपका, ये म्यू हो जाएगा ना, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, इधर लिख दे रहे हैं म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, एफ की वैल्यू रखो, तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या है, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा अपान, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस कास थीटा। ठीक है, तो एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, टैन थीटा। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, टैन थीटा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन थीटा। तो यानी जो आपका घर्षण गुणांक होता है वो घर्षण कोण, टैन घर्षण कोण की क्या होती है, स्पर्शा के बराबर होती है, या घर्षण कोण की टैन थीटा के क्या होती, बराबर होती है। तो एक फार्मूला आपको ये भी याद रखना कि म्यू बराबर क्या होता है, टैन थीटा। अब हम बात करते हैं आनत धरातल की, यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, ये आनत धरातल है। ठीक है, आनत धरातल में मान लीजिए ये ए बी धरातल जो है ये आपका ओबी है, ओबी धरातल क्षैतिज से फाई अंश पर क्या है, झुका हुआ है। देखिए ये फाई अंश पर क्या है, झुका हुआ है। तो अब चित्र के अनुसार मान लीजिए ये वस्तु क्या है, कोई वस्तु है जो इस आनत तल पर क्या हुई है, रखी हुई है। तो आनत तल पर ये अगर रखी हुई है तो अभिलंब यहां से क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की, ये वस्तु का भार नीचे की ओर काम कर रहा है, तो अभिलंब क्या हो जाएगी, इस अभिलंब जो इससे कितने कोण बनाएगी, तो ये डब्ल्यू का थीटा हो जाएगा नीचे की ओर, अभिलंब ये भार जो कार्य करेगा नीचे की ओर डब्ल्यू का थीटा, और ऊपर डब्ल्यू का थीटा भी हो जाएगा, अभिलंब भी। ठीक है, अभिलंब रेखा पर कार्य करता है तथा डब्ल्यू का थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका अभिलंब कार्य कर रहा है और ये जो आपका फोर्स काम कर रहा है वो डब्ल्यू साइन थीटा होगा, और ऊपर की इधर की ओर क्या लगेगा, एफ लिमिटिंग। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो आर क्या हो जाता है, आर इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू कास फाई, या अगर थीटा है तो थीटा, अगर फाई है तो फाई, आर बराबर आपका हो जाएगा डब्ल्यू कास फाई, और एफ बराबर आपका क्या कर रहा है, एफ ये फोर्स के रूप में कार्य कर रहा है ना, तो एफ बराबर आपको हो जाएगा डब्ल्यू साइन फाई, डब्ल्यू साइन फाई। तो आप लोग जानते हैं घर्षण पूर्णांक का मान क्या होता है, म्यू इक्वल टू एफ अपान आर। तो एफ की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन फाई और डब्ल्यू कास फाई, डब्ल्यू कास फाई। तो यहां से म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है आपका टैन फाई, म्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाता है टैन फाई। ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, तो यदि किसी झुके हुए धरातल पर कोई वस्तु बिना बाहरी बल लगे केवल डब्ल्यू साइन थीटा के कारण ही नीचे आने वाली है, तो धरातल क्षैतिज के साथ घर्षण कोण के बराबर क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक है, तो घर्षण कोण के बराबर कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या करना है, उसमें इंक्लाइंड प्लेन पर आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे फ्रिक्शन के बारे में। अब चलते हैं फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आसानी से जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। When a solid surface is rubbed on another solid surface, a force is called in between the surfaces. The force is called. तो जब सॉलिड सरफेस पे कुछ रब्ड किया जाता है अनदर सॉलिड सरफेस, ए फोर्स इज कॉल्ड, तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल, अपोजिट, ग्रेटर, नन ऑफ दीज।
तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। हम लोगों ने पढ़ा किसके होता है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ये मान लीजिए फोर्स अप्लाई किया गया तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में वर्क करेगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रिक्शनल गिव्स सफिशिएंट अनबिल्ट पुली ड्राइव सिस्टम। तो ग्रिप देता है, क्या करता है, आसानी से पकड़ मजबूत कराता है। तो फ्रिक्शन गिव्स सफिशिएंट ग्रिप अनबिल्ट पुली ड्राइव सिस्टम। देन व्हेन एनी टू ड्राइव सर्फेसेस आर स्ट्राइकिंग विद ईच अदर, तो कोई आपके सर्फेसेस हैं एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो विल बी प्रोड्यूस इन बिटवीन द सर्फेस। तो क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, पावर, हीट आर नन ऑफ दीज। तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर उष्मा उत्पन्न होती है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण टूट-फूट होती है। फोर्स इज टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो आप लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स में क्या पढ़ा, म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ अपान आर। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर। एफ इक्वल टू होता है म्यू आर, ठीक है। तो एफ इक्वल टू म्यू आर आपका हो जाएगा। तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया। तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, शेप पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस रफनेस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। सरफेस कैसी है इस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। Then the ratio between limiting friction and normal reaction is called। तो limiting friction आपका Fs और Fl और नॉर्मल रिएक्शन मींस R। तो Fl अपान R को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस किसको बोलते हैं, तो म्यू एस इक्वल टू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन अपान नॉर्मल, ठीक है। म्यू के इक्वल टू क्या होता है, एफ के अपान आर, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन अपान नॉर्मल, तो इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा। घर्षण कोण की भी क्या होता है, घर्षण कोण की इस पर जाके क्या होता है, बराबर होता है या tan थीटा के बराबर होता है। देन नेक्स्ट बात करें, द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड, अगेन दैट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो हम क्या किसके इक्वल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इक्वल घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स म्यू आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन ए डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किस डायरेक्शन में करता है, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन और डाउनवर्ड्स। तो आप लोग को पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस कांटेक्ट। तो यह सरफेस कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट उस पे भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बॉडी विल मूव ओनली। बॉडी कब मूव करेगी, व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, नो दिस टाइम नाउ मूव करेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी अप्लाइड फोर्स से, तब हमारी बॉडी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू, म्यू इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या होता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई आर, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, या नॉर्मल। तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, म्यू आर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When two surfaces in contact have a thick layer of lubricant in between them it is known as, तब हम इसे किस नाम से जानते हैं, जब दो सरफेस एक थिक या थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बीच में होगा, लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाएगा, तब हम इसको फिल्म फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ, तो फ्रिक्शन कैन बॉल बियरिंग, यस बॉल बियरिंग से रिड्यूस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट से भी रिड्यूस कर सकते हैं, कुशन सरफेस के से भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू रिड्यूस एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर सेव्ड इन।
तो एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्रीमलाइन शेप्ड बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप्ड क्या करते हैं, बनाते हैं। देन एट हाई स्पीड फ्रिक्शन इज, हाई स्पीड पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे वस्तु की गतिमान होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज, आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे फ्रिक्शन के ऊपर